बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इस हेडिंग को ज़रा आप गौर से देखें तो इसमें लिविंग वर्ल्ड और इन स्पेस ये दो फ्रेजेस लिखे हुए हैं। पहले मुझे इनको बताने दें कि ये क्या हैं। लिविंग वर्ल्ड का मतलब यहाँ ये है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म अब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद कि पूरी दुनिया में इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, और साइंटिस्ट ने अपनी कन्वीनियंस के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर फर्स्ट कैटेगराइज्ड इन वेरियस ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर नोन एज किंगडम्स। मतलब आप साइंटिस्ट जो हैं ये इन ऑर्गेनिज़म को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म हैं, इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम रिलेटेड ऑर्गेनिज़म्स को एक ग्रुप में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं ये मैं आपको एक बर्ड आई व्यू आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट कि पूरी दुनिया में जितनी भी लाइफ फॉर्म है वो कितनी मतलब टाइप्स में और ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो साइंटिस्ट दे हैव डिवाइडेड एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर नोन एज किंगडम्स। तो इसमें सबसे पहले किंगडम एनिमिलिया, फिर किंगडम प्लांटी, इसमें सारे प्लांट्स होंगे। किंगडम फंजाई, इसमें फंजाई होंगी जिसमें माइक्रोस्कोपिक यीस्ट भी शामिल है, मशरूम्स एंड यीस्ट। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा एंड फाइनली किंगडम मोनीरा। जी, तो ये 5 किंगडम्स हैं। इन 5 किंगडम्स में दुनिया में जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे इन तमाम यानी इन 5 किंगडम्स में वो फॉल करते हैं। आपको इसके अलावा कोई किंगडम स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स हैं, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स हैं, फंजाई में जो है माइक्रोस्कोपिक फंजाई और मशरूम्स हैं, इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा है। तो ये सारे जो हैं ये लिविंग जो हैं ऑर्गेनिज्म हैं, और ये सारे मिलकर, ये सारे कलेक्टिवली ये मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड। ये हमारी लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। ये किंगडम मोनीरा में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो हैं, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस आपको ये समझना है कि पूरी दुनिया में जितने भी जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इस तरीके से 5 किंगडम्स में हमने सब डिवाइड कर दिया है, उनकी ग्रुपिंग कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दी है। अब इससे बाहर कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तमाम ऑर्गेनिज्म, चाहे आपको कोई प्लांट नज़र आए, चाहे कोई एनिमल नज़र आए, कोई फंजाई नज़र आए, कोई बैक्टीरिया नज़र आए, प्रोटिस्ट में एल्जी वगैरह कोई भी नज़र आए, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमने 5 किंगडम्स में यानी बायोलॉजिस्ट ने कैटेगराइज कर दिए हैं। अब ये सारे किंगडम्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, ये लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं हमारा। ये क्या बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड। अब अगला वो टर्म यूज़ करा है इन स्पेस, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये कहीं हवा में तो नहीं ना रहते, मतलब कहीं स्पेस में रहते हैं, वो इस प्लैनेट पर रहते हैं, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर वो रहते हैं। और इस प्लैनेट अर्थ के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है इन स्पेस, यानी एक जगह पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं।
तो लिविंग वर्ड इन स्पेस का मतलब है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ये सारे ऑर्गेनिज्म, इनके लिए एक और टर्म यूज़ होती है, मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोटा, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में उनको कलेक्टिवली हम बायोटा ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, यानी इस प्लैनेट अर्थ का बायोटा। अब ये सारे ये लिविंग वर्ड इन स्पेस है। अब आगे थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, इनका आगाज़ एक सिंपल ओरिजिन से हुआ। मतलब इनका जो स्टार्ट है ना लाइफ का, ओरिजिन जो है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो जो है वो बहुत शुरू में हुआ, बहुत पहले से हुआ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से हुआ होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो ऑर्गेनिज्म है एक्स, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसी औलाद पैदा करते हैं, नई नस्ल पैदा करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ के अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। लेट सपोज मैं उसकी फर्स्ट जनरेशन के लिए 1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया X1, फिर X1 ने अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म X2 यानी सेकंड जनरेशन, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता गया अप टू nth जनरेशन। यानी nth जनरेशन मीन्स इनॉर्मस नंबर, बहुत ज़्यादा नस्लें आगे बढ़ चुकी हैं, बढ़ गई हैं। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी जनरेशन में आगे फर्दर इसने जो है वो इसकी एक थोड़े बच्चे होंगे या 1-2 बच्चे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हंड्रेड्स में अपनी औलाद पैदा करते हैं, और फिर उनकी औलादें आगे मल्टीपल रेट में आगे नई औलादें जो है वो पैदा करेंगी, और इस तरीके से जिसे कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल रेट में जनरेशन आफ्टर जनरेशन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज। तो इस तरीके से यहाँ भी ऐसे होगा, बेशुमार ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, यहाँ भी बेशुमार ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे इनके आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं। और इन दिस वे जो लिविंग वर्ड है जो कि स्टार्ट हुई थी, दिस इज़ द स्टार्ट पॉइंट, जो कि स्टार्ट हुई थी एक ऑर्गेनिज्म से, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो किसी तरीके से शुरू में होगा और उसने आगे रिप्रोड्यूस किया, और उसकी आगे जो नस्लें हैं वो फिर फर्दर रिप्रोडक्शन करती गई, और इस तरीके से इनॉर्मस नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हुए। एक बात। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट था, इसकी रिप्रोडक्शन से इनॉर्मस नंबर तो नस्लें आगे बढ़ी, बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिविजुअल्स बने, प्लस वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो इवॉल्व भी हुए। तो यहाँ एक नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इवॉल्व। ये इवॉल्व का क्या मतलब है? इवॉल्व से एक टर्म है एवोल्यूशन जी। तो इवॉल्व से ये टर्म है एवोल्यूशन जो है ये एक बायो में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसको बड़ा पढ़ाया जाता है, बड़ा समझाया जाता है, और स्टूडेंट्स जो अपने इंटरमीडिएट लेवल से इसको पढ़ना शुरू कर दें, इवन इन द मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर इसको पढ़ने से आती है। यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस इतना बताऊंगा कि जैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन आगे बढ़ती है, तो आप मुझे बताएं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, और फिर जो उसके आगे बच्चे होते हैं वो उससे डिफरेंट होते हैं, और इस तरीके से ये स्लाइट डिफरेंसेस जो हैं ये जो है वो इकट्ठे होते, यानी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस जो हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब आप एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में अगर देखें तो आपको वो डिफरेंस बिल्कुल भी फील ही ना हो कि नहीं ऐसा कोई सच डिफरेंस नहीं है। लेकिन इफ़ वी गोज़ ऑन आई मीन लॉन्ग वे इन जनरेशंस, हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस, देन वी कैन ऑब्जर्व दिस डिफरेंस वेरी वेल। मतलब इतना क्लियर का डिफरेंस होगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म किसी और स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है। या मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे जो डोंकी है, गधा, और जो ज़ीब्रा है, इन दोनों में अगर देखें तो मॉर्फोलॉजिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। एक डिफरेंस है कि ज़ीब्रा के ऊपर जो है वो उसकी स्किन के ऊपर ऐसे
ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग होती है, जबकि डोंकी जो है उसकी जो है वो स्किन जो है वो उसके बाल कलर्ड नहीं होते, इस तरीके से पैटर्न्स नहीं बने होते। लेकिन इन दोनों की जो फिज़ीक है वो ये बताती है कि दे मस्ट हैव सम कॉमन एंसेस्ट्री। इनके आबाओ अजदाद जो हैं वो एक होंगे, मतलब इनके आबाओ अजदाद कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार होंगे, आपस में रिलेटिव्स होंगे। तो यही वो प्रिंसिपल है एवोल्यूशन का कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो थोड़े थोड़े मतलब स्लाइट डिफरेंसेस जो हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं होते, इफ़ यू ऑब्जर्व टू क्लोज रिलेटिव्स, दो क्लोज रिलेटिव्स में इतना फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप अगली तीसरी चौथी नस्ल यानी अगर आप इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये फादर है और ये उसका डॉटर या सन, तो ये आपस में मिलते जुलते होंगे। इनके कैरेक्टर्स, इनकी फिजिक, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे समहाउ रिजेंबल, ये आपस में मिलते होंगे। लेकिन जब हम इस nth जनरेशन पर जाएंगे या दूसरे लफ्ज़ों में n-1 जनरेशन पर जाएंगे, जो n से एक जनरेशन पीछे होगी, तो ये वाली जनरेशन और इस जनरेशन में हेल डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और इतने फ़र्क में कोई ये मानेगा ही नहीं कि ये इसकी यानी इस ऑर्गेनिज्म के ये वाले एंसेस्टर्स हैं या फोर फादर्स हैं, बल्कि वो हम ये सोचेंगे, यानी कॉमन थिंकिंग ये होगी देख करके कि ये ऑर्गेनिज्म कोई और स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है लाइक डोंकी, और ये ऑर्गेनिज्म किसी और स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है लाइक ज़ेब्रा, बट समहाउ दे स्टिल रिजेंबल ईच अदर टू सम एक्सटेंट, फिर भी कोई ना कोई रिजेंबलेंस होगी। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि जो एवोल्यूशन है। अब देखिए लिविंग वर्ड जो है इनॉर्मस नंबर में, एंड स्टिल इट इज़ इवॉल्विंग, और वो इवॉल्व भी हो रही है। ये तमाम जानदार जो लिविंग वर्ल्ड में आते हैं, ये वाले जो ये तमाम जानदार ज़मीन के ऊपर ही बसते हैं, और ज़मीन का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहाँ ज़िंदगी नहीं है। ये जो अर्थ हमारी स्फेयर फॉर्म में है ना, ये अर्थ, प्लैनेट अर्थ, इसके ईच एंड एवरी पैच के ऊपर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये ज़िंदगी यानी लिविंग वर्ल्ड ईच एंड एवरी जो है वो जगह पर मौजूद है। अब एक बायो में एक फील्ड है, यहाँ लिखता हूँ बायो ज्योग्राफी, जी बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी जो है ये बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़मीन के ऊपर उनके हैबिटेट के हवाले से, उनकी जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से उनको स्टडी किया जाता है। तो अब बायोजोग्राफी की मैं यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ कि इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो पूरे प्लैनेट अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको बायोजोग्राफी के हिसाब से यानी उनको उनके एरिया के हिसाब से स्टडी किया जाता है। और उनको स्टडी करने के लिए फिर क्या करते हैं, उनको डिफरेंट बायोम्स में, यानी पूरी अर्थ के जो जियोलॉजिकल रीजन्स हैं ना, उनको डिफरेंट बायोम्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये बायोम वर्ड आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा सॉरी, क्या फर्स्ट टाइम ये बायोम वर्ड सुन रहे हैं, ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको बहुत आसान करके आपको समझा देता हूँ जी। तो अभी बायोम, इससे नेक्स्ट मैं आपको बायोम के बारे में बताता हूँ जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बायोम क्या है। मैंने बताया ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है। तो बायोम जो है इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी है, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। अब इसका क्या मतलब है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी, और फिर लिखा हुआ है जो जिसको अपने क्लाइमेट से जो पहचानी जाती है, जानी जाती है। तो क्लाइमेट क्या है, पहले मैं आपको क्लाइमेट समझाता हूँ और फिर ये बायोम आपको समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो है इट इज़ ए पैटर्न चेंजेस और पैटर्न चेंज इन द नंबर 1 ह्यूमिडिटी, नंबर 2 टेम्परेचर, सिमिलरली pH, नंबर 4 wind blow and precipitation।
जी, तो क्लाइमेट जो है इट इज़ ए पैटर्न चेंज इन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, pH एंड विंड ब्लो वगैरह एसेट्रा, प्रेसिपिटेशन इन ए रीजन, इन ए गिवन रीजन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जी, तो ये क्लाइमेट आप लोगों को पहले समझना है कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट कहते हैं कि किसी भी एरिया का, किसी भी बहुत बड़े लैंड एरिया का एक पैटर्न के साथ टेम्परेचर में तब्दीली आना, ह्यूमिडिटी में तब्दीली आना, pH में तब्दीली आना, विंड की रफ्तार में तब्दीली आना, और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश वगैरह का जो पैटर्न है कि साल में, जैसे हम देखें ना, साल एक पूरे साल के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, और अगर हम इन 12 मंथ्स को कैटेगराइज कर दें 3 मंथ्स ईच यानी कि ग्रुप में इस तरीके से, सो 12 मंथ्स को मैंने 3 ग्रुप्स के यानी 3-3 मंथ्स के 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो पहला 3 ग्रुप है इसमें सीजनल चेंजेस क्या होंगे, टेम्परेचर, pH, विंड ब्लो वगैरह वगैरह। इसी तरह अगले 3 मंथ में ये जो ह्यूमिडिटी है वो उसकी परसेंटेज क्या होगी, टेम्परेचर कितना होगा, pH क्या होगी। इसी तरह ये जून के बाद के जो हैं सितंबर तक के जो हालात हैं, ठीक है, वेदर क्लाइमेट के, वो कैसे होंगे, और ये आखिरी दिसंबर में किस तरह के हालात होंगे। तो ये पैटर्न चेंजेस हैं। पैटर्न चेंजेस मतलब कि ये सारे साल का ओवरऑल जो एक तब्दीली होनी है ना, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। जैसा कि हम जानते हैं कि समर के अंदर यानी गर्मियों में, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया और ये जो एशिया की कंट्रीज़ हैं यहाँ गर्मी पड़ती है, जबकि विंटर में, ठीक है, सर्दियों में यहाँ सर्दी पड़ती है दिसंबर के महीने में। और इसी तरीके से स्प्रिंग सीज़न आता है, उसका हमें पता है ये कौन से मंथ में स्प्रिंग है, किस रेनी सीज़न किस सीज़न में आता है। तो ये सारा जो पैटर्न है ना, कभी सर्दियों में गर्मी नहीं पड़ी, कभी गर्मियों में सर्दी नहीं पड़ी, तो ये एक पैटर्न हमें पता है। और ये पैटर्न जो चेंज आ रहा है, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स में ये मिल करके हमारा क्लाइमेट बनाते हैं। सो किसी भी इलाके का जो पैटर्न के साथ इन तमाम पैरामीटर्स में जो तब्दीलियाँ आना है, उन्हें हम उसका क्लाइमेट बोलते हैं। और उसे जो है ये आपको समझाना था क्योंकि हमने बायोम को समझना है। अब क्लाइमेट के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी एक दूसरी टर्म है वेदर। वेदर क्या होता है, यानी वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। जो वेदर है ना, ये भी चेंजेस होते हैं, यानी ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में, pH में, विंड ब्लो में और प्रेसिपिटेशन में चेंज, ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी चेंज होता है। और ये जो चेंज है ये किसी भी वक्त हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि इस वक्त होना है। मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस वक्त हो सकता है बाहर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही हो और कुछ ही देर बाद जो है वो बारिश का सिलसिला हो जाए, तो ये होगा वेदर, ठीक है। तो वेदर इज़ अ टेम्परेरी चेंज और विदाउट एनी पैटर्न, whereas climate change is a consistent pattern wise change in the overall parameters of the environment। तो ये हम जो है क्लाइमेट इसे बोलते हैं। अब बायोम क्या, लार्ज रीजनल कम्युनिटी जो अपने क्लाइमेट से जानी जाती है। अब पूरी दुनिया में जो है ना वो क्लाइमेट एक जैसा नहीं है। किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाएं, इस पूरे ग्लोब के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस हैं। इन डिफरेंट प्लेसेस पे जब आप विज़िट करते हैं, आप जाते हैं, तो आपको कहीं खुश्की मिलती है, कहीं आपको पानी मिलता है, कहीं ओशंस मिलते हैं, कहीं रिवर्स, कहीं आपको ग्रासलैंड मिलती है, कहीं आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, कहीं आपको आइस कैप्स मिलते हैं। तो पूरे इस ग्लोब में जो है वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि पूरे ग्लोब पर जो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बांट है, वो भी एक जैसी नहीं है। जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उस स्पीसीज़ जो वहाँ सर्वाइव कर सकती है वो वहाँ जाके इनहेबिट करती है उस एरिया को, ठीक है। तो इस तरीके से बेशुमार बायोम्स हैं, ठीक है। तकरीबन जैसे कि ग्रासलैंड है, टेंड्रा है, सवाना है, टाइजा है, ठीक है, डेजर्ट्स हैं, फिर ओशंस हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे बायोम्स हैं। और ये बायोम्स जो हैं वो आप
इकोलॉजी का एक चैप्टर है, ये उसमें आप तफसील से ये बायोम्स भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा बायोम का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।